हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो ये उसी श्रृंखला में एक दूसरी वीडियो है। इस वीडियो को मैं अजीम प्रेम जी के ऊपर बनाऊंगा। इसमें वो सारी चीजें आपको दिखेंगी जो कुछ भी उनके लाइफ के अंदर भी हैं और कैसे वो एक इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ बिजनेसमैन। ठीक, अब देखिए, पहले तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये कुंडली सही है या गलत है। एस्ट्रोसेस के ऊपर जो डेटा है उसमें साफ लिखा है डर्टी डेटा। वहां पे आप जब भी कोई चीज निकालते हो तो उसके पहले उसको कहाँ तक मॉडिफिकेशन होनी है उसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आप उस चीज के ऊपर काम करें तो 100% श्योरिटी आपको मिलेगी। हर कोई चीज जो कहीं पे भी दी है उसको यूज करने के पहले हमें उसके ऊपर कुछ काम करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ्स को उनके साथ मैच करना पड़ता है। उसके बाद ही किसी चार्ट्स को हम आपके सामने रखते हैं। क्योंकि अगर झूठ मूठ की कोई भी कुंडलियां उठा के कहीं की भी चीजें थोपने लग जाएंगे तो व्यूअर्स तो बढ़ जाएंगे, मगर जिस दिन उम्मीद टूटेगी उस दिन फिर पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी से ही भरोसा टूट जाएगा। इसलिए वो काम नहीं करना है। आप ठंडे दिमाग से चार्ट्स को समझिएगा और साथ ही साथ आप देखिएगा कि कैसे, जैसे लोग बोल देते हैं ना कि 6, 8, 12 इन घरों में गए स्वामी या इनके स्वामी, इनके साथ तो परेशानी परेशानी। ऐसा नहीं है। इंसान की अगर सोच पॉजिटिव है, उसका सबकॉन्शियस उसको पॉजिटिव रख सकता है, तो फिर अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं। ठीक है, तो उसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं ये कुंडली को कि कैसे ये कुंडली काम कर रही है। इस कुंडली में देखें तो सबसे पहले जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी वाले लोग हैं उनको लगता है कि अरे फर्स्ट हाउस जो है 7 नंबर की राशि तुला लगन, तुला लगन का स्वामी हुआ शुक्र, और शुक्र कहाँ चला गया? अष्टम भाव में। फिर दूसरी तरफ पे लगता है कि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है तो विपरीत राजयोग है। ठीक, हम उसको साइड कर देते क्योंकि हम उससे वो पॉइंट नहीं पकड़ पाते जहां हमें आना चाहिए। अब इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा पहले बता देते, फिर आगे चलते। इनकी जो विप्रो कंपनी आप सुनते हो, वो विप्रो कंपनी अजीम प्रेम जी की नहीं है, वो उनके पिताजी द्वारा चलाई गई कंपनी थी। ठीक है, 1945 में जब इनका जन्म हुआ उसके पहले से वो एक कंपनियां चला रहे थे, वो थी वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। इसी को जो है आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन करके विप्रो किया गया है। ये बेसिकली जो आप आज की तारीख में भी डालडा या वनस्पति देखते हैं वो विप्रो का ही प्रोडक्ट है। उसके बहुत सारे फेमस आपके जो साबुन थे ये सब कुछ वो बनाती थी, आज भी वो उन चीजों में बनाती ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती। लेकिन अजीम प्रेम जी के एंटर होने के बाद इन्होंने उस वेजिटेबल वाली कंपनी को वेजिटेबल्स के साथ साथ चेंज ओवर किया है आईटी के अंदर। पहले ये कहीं कंप्यूटर्स को थोड़ा सा बनाते थे मिनट लेवल पे, और बाद में ये पूरे तरीके से आज सॉफ्टवेयर्स के अंदर काम करते। तो अब देखते हैं इस चार्ट के अंदर पहले तो ये चीज जो फादर से मिली वो कैसे दिखेगी और आगे की चीजें भी देखेंगे। हमारे को जो लगन मिला है वो है 9 डिग्री, और ये साइन जो है ये होती है लिब्रा राशि, तुला राशि। तो उसमें स्वाति नक्षत्र और स्वामी हो गए राहु। अब देखिए, राहु जो है वो 9th हाउस के अंदर मौजूद है और 9th हाउस में जो राशि है वो है बुध की। ठीक है, पहली चीज कि राशि का प्रभाव लेता है राहु, तो राशि के हिसाब से राहु वर्क करेगा एज अ मर्क्यूरी। ठीक, साथ साथ में राहु के शनि भी विराजमान है। शनि का यहाँ पे विराजमान हो जाना क्या कॉम्बिनेशन हो गया? हार्ड वर्किंग प्लेनेट, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोसेस। राहु क्या है? इमेजिनेशंस है, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव थॉट प्रोसेस। तो ये कॉम्बिनेशन आ गया कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के पास। मैंने कहा था कि जब कभी भी हम बिजनेस के अंदर आएंगे और इंडस्ट्री के अंदर आएंगे तो वहां पे हमें किन चीजों को ध्यान देना है। जब हम इंडस्ट्री की तरफ आते हैं तो हमें यह देखना है शनि, मंगल, राहु, 8th लॉर्ड। जब हम बिजनेस की तरफ जाएंगे तो वीनस भी काम करेगा, मर्क्यूरी भी काम करेगा, और साथ ही साथ हमें मून जुपिटर्स को भी देखना है। ये इंसान दोनों में ही काम करता है, ऐसा नहीं कह सकता सिर्फ कि ये इंडस्ट्री में नहीं है
या ये सिर्फ बिजनेस में नहीं है, ये दोनों में है। और इसके अलावा इनकी एक फाउंडेशन चलती है, क्योंकि ये एजुकेशन को बदलना चाहते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, इसलिए इनका एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन चलता है जो एजुकेशन के ऊपर काम करता है। ये अलग बात है कि टीवी पे आके इतना प्रचार प्रसार नहीं होता कि हमने इतने बड़े स्कूल बनाए, मगर ये इंसान अंदर ही अंदर ऐसे कामों को करता है। ये चीजें भी आपको इसमें नजर आएंगी। तो देखिए कैसे। राहु जो कि लग्नेश है, वो बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोसेस का प्लेनेट है। इंसान के अंदर बहुत ही ज्यादा थॉट्स आते। हम जैसे आम इंसान जो है ना, वो 1 मिनट में अगर 15 बात सोचते हैं, तो जिनके पास लगन में राहु मौजूद होता है या लगन का स्वामी बन के राहु मौजूद होता है, ऐसे लोग 1 मिनट में कम से कम 50 थॉट्स उनके मन में आ रहे होते हैं। यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, मरक्यूरी की राशि है और राशि भी बहुत ज्यादा चलितमान है, तो इनके थॉट भी बहुत ज्यादा चलितमान है। लेकिन शनि के साथ यहाँ का कॉम्बिनेशन आने के कारण वो जो थॉट्स हैं उसको प्रैक्टिकलिटी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शनि एक प्रैक्टिकल प्लेनेट है। ठीक है। दूसरी बात समझिए कि राहु और शनि की इस कॉम्बिनेशन को लोगों ने कई बार श्रापित श्रापित करके बहुत वो किया, लेकिन वो श्रापित किस लेवल पे होगा ये एक अलग ही पिक्चर हो सकती है। आप इस बात को समझिए, किस्मत के अंदर राहु और शनि जो कॉम्बिनेशन है वो है आपके लग्नेश का कॉम्बिनेशन आपके 5th हाउस के लॉर्ड के साथ। क्यों? क्योंकि शनि जो है उसकी एक राशि है 4थे घर में, एक राशि है 5वें घर में। ये योग कारक हो गया शनि। योग कारक शनि के साथ फॉर्मेशन है आपके लग्नेश राहु का। दूसरी बात, इस कुंडली के अंदर इस पर्टिकुलर लगन को और कोई ग्रह देखता नहीं है, राहु ही देख रहा है। ठीक है। बाकी कोई भी ऐसा एस्पेक्ट आपको नहीं देख लेगा जो कि यहाँ पे दिखता हो। सूर्य जरूर इसमें केंद्र में मौजूद है। अब सूर्य 10th हाउस में मौजूद है तो सरकारी नौकरी हो, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट भी है सूर्य, ठीक है, लेकिन सूर्य कहाँ का मालिक होके आया था? 11वें भाव का, यानी कि गेन्स हाउस का मालिक होके सूर्य इनको मिला था इनकी लगन कुंडली में। काले रंग से जो लिखा है वो लगन कुंडली है, लाल रंग से जो लिखा है वो आपके लिए नौमांश है, किस्मत की कुंडली। ठीक। अब देखिए हमें इंपॉर्टेंट किन चीजों को देखना था। 8th हाउस को देखना है। 8th हाउस के अंदर हम देख रहे हैं वीनस, 8th हाउस का मालिक 8th हाउस में ही मौजूद है। इसका मतलब है कि इंसान के अंदर एक क्रिएटिविटी भी होगी और उसके साथ साथ उसके अंदर एक रिस्क लेने की कैपेसिटी भी होगी। अब यहाँ पे वीनस है, वीनस किस तरह का है? वो लग्जरियस टाइप का प्लेनेट है। तो ये किन चीजों की तरफ ज्यादा मूवमेंट दिखा सकता है? ये मूवमेंट दिखा सकता है आपके आईटीज, जैसे इसमें एसीज में बैठ के काम होता है, तो यहाँ पे वीनस इस तरह के कोडिंग्स और बाकी चीजों के साथ कनेक्शन दिखा सकता है। जो इनका वीनस है 8th हाउस लॉर्ड है, वो कनेक्ट हो गया है किसके साथ? मार्स के साथ। अब मार्स क्या था? मैंने बताया था मार्स ही पैशन है, मार्स ही वो एनर्जी है जो किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ने की एक प्रेरणा भी देती। तो ये मंगल का वीनस के साथ कॉम्बिनेशन, ये कुछ हद तक नेगेटिव मान सकते हैं इस हाउस की वजह से, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव होगा इस वे में कि वीनस 8th हाउस के लॉर्ड को मंगल पैशन दे रहा है, आगे बढ़ने के लिए एक नया ड्राइव देता रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे सक्सेसफुल है। अब साथ ही साथ देखिए दुश्मन तो बहुत आएंगे जब आप बड़े लेवल पे आओगे, तो दुश्मन के घर का मालिक यानी कि 6th हाउस, इसका लॉर्ड क्या हुआ है? ये चला गया है 12वें घर में। इसे भी हम कहेंगे विपरीत राजयोग की परिस्थिति। ऐसे में भी जो भी दुश्मन आएंगे वो धीरे धीरे करके अपने आप खत्म होते चलेंगे। चंद्रमा इस कुंडली में जो कि 10th हाउस का लॉर्ड है, स्टेटस हाउस का लॉर्ड है, वो वर्गोत्तम हो रहा है। चंद्रमा वर्गोत्तम हो रहा है क्योंकि वो आपको लगन कुंडली में भी और नवमांश कुंडली में भी एक ही राशि में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक तो ऊपर से ग्रहों को हमने समझ लिया। अब सवाल का जवाब कि फादर इतने रिच थे, वहां पे इनका कनेक्शन कैसे देखे जाए। मैंने कहा था जब कभी भी आपको देखना हो कि हमारा पास्ट बर्थ कनेक्शन क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हम केतु को लेके आते हैं, फोर फादर्स को लेके आते हैं। केतु जो है वो कनेक्ट किससे है? एक तो राशि के तौर पे वो कनेक्ट है गुरु के साथ, दूसरा केतु का कनेक्शन किसके साथ है? वो है चंद्रमा के साथ। तो कहीं ना कहीं यहां पे जो चंद्रमा है वो कहां का लॉर्डशिप लेके चल रहा है? वो ले रहा है आपके 10th हाउस, और एस्पेक्ट कहां से आ रहा है? आपके 9th हाउस। तो कहीं ना कहीं ये केतु जो है
पास्ट बर्थ कर्मा, वो स्टेटस को लेके भी चल रहा है और उसी का एक इम्पैक्ट आपके 7th हाउस, आपके 7th नहीं, आपके 9th हाउस के ऊपर है, जो कि फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं एक बनी हुई स्टेबल चीज यानी कि फादर के तौर पे उनको दे दी गई, जहां पे उन्होंने एक इंडस्ट्री लगा के दी। साथ ही साथ इनके लिए जो इंपॉर्टेंट हाउस हो रहा है केतु के बेस पे हम देख रहे हैं, तो वो कहाँ पे आ रहा है, 3rd हाउस पे आ रहा है। और 3rd हाउस पे ना सिर्फ केतु आ रहा है, बल्कि जब हम नवमांश बनाएंगे तो नवमांश भी शुरू 3rd हाउस से होता है। इसका मतलब है कि जन्म कुंडली का जो नवमांश है, जो किस्मत है, वो पराक्रम के भाव से कनेक्टेड है। ठीक है, पराक्रम के भाव से कनेक्टेड है। और चंद्रमा है वर्गोत्तम, यानी कि स्टेटस जो होना चाहिए वो स्ट्रांग है। मैंने आपसे कहा था ना कि स्टेटस 10th हाउस भी स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का। तो ये चीजें आपको समझ में आई। लोन से लेने का काम कहां से होता है, 6th हाउस से। उसका मालिक उसको देख भी रहा है और विपरीत राजयोग भी बना रहा है, इसलिए ये इंसान कर्ज लेने की कोशिश कर लेगा कि मैं कर्जों को लेके आगे बढ़ जाऊं। 8th हाउस का स्वामी 8th हाउस में मौजूद था। किस्मत के पॉइंट पे से देखते हैं कि चीजें कैसे बदल रही हैं। पहले देखने में लगता है कि 12th हाउस का लॉर्ड होकर जब मर्क्यूरी 11th में आएगा तो लॉसेस का स्वामी आपके लाभ भाव में गया है तो कुछ नुकसान करेगा, लेकिन ये जब अपने से 12th होगा तो नुकसान का नुकसान करेगा, पहली चीज। दूसरी बात, जब कभी भी मर्क्यूरी प्रेजेंट हो जाए 11th हाउस में तो वो मोस्टली बिजनेस के थॉट्स दे देता है, बिजनेस के थॉट्स देता है। अभी इंडस्ट्री नहीं कह रहा हूं, बिजनेस के थॉट्स देता है, व्यापार करने के। अब देखिए यहां पे जो आपका 7th हाउस है और साथ ही साथ आपका 2nd हाउस है, ये दोनों के स्वामी कौन होंगे, मंगल। मंगल पूरी तरह से कनेक्ट किसके साथ है, वीनस के साथ है। वीनस के साथ जब मंगल कनेक्ट होगा तो इंसान बहुत अच्छे तरीके से बातों को रखने की कोशिश कर सकता है। वाणी में यहाँ पे क्या होगा, वीनस का कनेक्शन आ गया। मैंने कहा था कि वाणी में मधुरता होनी चाहिए बिजनेस के लिए। तो मार्स वीनस की राशि में बैठा है और डिपॉजिटर भी वीनस है, इसीलिए कहीं भी आप ये देख सकते हो कि 2nd हाउस के ऊपर इनकी दृष्टि भी है और कनेक्शन भी है, तो ये बहुत ही मीठा बोलेंगे, ये बहुत रफली बात नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ हम ये देखें कि किस्मत की कुंडली में जो आपके लाभ भाव का स्वामी था वो चला गया है अब 12th हाउस में। इसका दो मतलब होता है, एक ये कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग सूर्य है वो विदेश से जोड़ सकता था 12th हाउस से, या तो फिर जो गेन्स इनको मिलेंगे वो गेन्स किसके साथ कनेक्ट होंगे, वो गेन्स कनेक्ट होंगे आपको कहीं ना कहीं खर्चों के साथ। क्यों, क्योंकि 12th हाउस जो है वो एक्सपेंडिचर भी है। तो एक्सपेंडिचर आप जितना करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। ये सूर्य की पोजीशन को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। और मैंने हमेशा कहा कि सूर्य जहां बैठेगा वहां जलाएगा, तो ये नुकसान को जला देगा और अपने जो भी खर्चे उसको फायदे में कन्वर्ट करा देगा। तो ये पोजीशन हो रही थी किस्मत के अंदर। किस्मत की कुंडली में गुरु जो है वो नीच के हो रहे थे। गुरु का नीच हो जाना मतलब क्या है, जो आपका छठा भाव है यानी कि आपका शत्रु है वो कमजोर पड़ जाएंगे। आप जो ऋण लोगे वो ऋण आप आसानी से चुका पाओगे। और साथ साथ ये केंद्र में भी मौजूद हो रहे थे, ये प्लस पॉइंट हो रहा है। इसके बाद राहु जो है, जो हमें यहाँ पे पहले देखने को दिख रहा था किसमें, आपके 9th हाउस में, वो किस्मत में कहा चला जाता है 5th हाउस में। अब देखिए ये 5th हाउस के लॉर्ड के साथ राहु का कनेक्शन और इस तरीके से था, तो यहाँ पे कुछ सिंक नहीं हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इन्होंने एजुकेशन ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं ये, ठीक है, बाय एजुकेशन। तो एजुकेशन फॉरेन के साथ कनेक्ट होती है, उसका एक रीजन होता है कि 5th हाउस का जो लॉर्ड है शनि वो 9th में जाता है और राहु के कारण उसमें एक्सपेंशन आता है। तो इन्होंने काफी अच्छे से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। मंगल जो है, मंगल 2nd हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। किस्मत में वो कहां पे आके बैठ गया, 6th हाउस में आके बैठ गया। मंगल का यहां पे आके बैठ जाना ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज्यादा फोकस करता था। क्यों, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर पीछे आ गया था। ठीक है, जब मंगल यहाँ पे आके कनेक्ट होता है, जब मंगल यहाँ पे आके कनेक्ट होता है तो उस कंडीशन में किस्मत में हम इस चीज को ऐसे देख रहे हैं कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड अपने से थोड़ा सा एक घर पीछे चला गया। इसीलिए इनकी शुरुआत जो होती है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग से होती है और आगे जाते जाते वो सेल्स के अंदर भी चले जाते हैं। ठीक है, जो कि आईटी के सॉफ्टवेयर्स हैं उनको बनाया जाता है और बनाने के बाद बेचा जाता है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आप मोस्टली ड्रिवन किस साइड से होती है, मैन्युफैक्चरिंग से होती है, लेकिन उसको आगे जाके सेल होने के लिए बिजनेस का भी एक पॉइंट लिया जाता है। अब चलते हैं दशमांश के अंदर D10 के चार्ट में, जहां पे पिक्चर में ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिलती है।
देखिए, जो लगन का स्वामी राहु था वो, ये लगन एक्चुअल में जब हम D10 बनाएंगे तो इसमें लगन आपको 10 नंबर से मिलेगी, लेकिन हम जो एक्चुअल लगन कुंडली है उसी के बराबर पे यहाँ पे D10 को लेकर आ रहे हैं। D10 में जब देखने जा रहे हैं तो जो हमारे लगन कुंडली में हमारा सबकॉन्शियस माइंड राहु है वो देखिए कहाँ मौजूद है, फर्स्ट हाउस में। अब राहु जो है वो कम्युनिकेशन और थिंकिंग इस तरह के कामों को दर्शाता है। ऊपर से राशि किसकी, शुक्र की, तो क्या होगा, क्रिएटिविटी दर्शाएगा। और सभी को पता है कि कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर क्या है, क्रिएटिविटी है। तो ये राहु उन चीजों को देता है। अब यहां पे राहु का फॉर्मेशन आ गया, केतु का फॉर्मेशन आपने 7th हाउस पे देखा, तो भी कह सकते थे कि कहीं ना कहीं जो कार्मिक डेप्ट है वो कहां से जुड़ रहा है, 7th हाउस ऑफ द कर्मा से कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद इन दो चीजों को देखा हमने। अब जो मेन सवाल होगा वो ये होगा कि प्रोफेशन के अंदर जब हम किसी के भी प्रोफेशन को देखते हैं तो हमने वहां पे क्या रूल लगाया था, 8th हाउस को देखना, 11th हाउस को देखना है। यहाँ पे भी एक बार और देख लीजिए, वीनस जो है 8th हाउस का लॉर्ड है और किस्मत की कुंडली में वो 11th हाउस से फिर कनेक्ट हुआ, यानी कि जितना इनोवेशन आप करोगे उतना लाभ आप कमाओगे। और केतु किस्मत में लाभ भाव से कनेक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप अपने इनोवेशन के दम पे अपने लाभ को निकालोगे। ये वाली बात यहाँ पे पहले देख लीजिए। अब यहाँ पे इसके अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोफेशन वाले चार्ट में राहु का तो मैंने आपको समझा दिया कि वो अपने लगन लॉर्ड होके, अपने थॉट प्रोसेस का मालिक होके फर्स्ट में बैठा है। केतु भी आप समझ चुके। अब देखिए, शनि जो है वो इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। यहाँ पे वो किस्मत में था, लेकिन यहाँ पे वो अपने कहां पर आ गया, 4th हाउस में आ गया। ये पोजीशन शनि की यहाँ पे क्या एक फॉर्मेशन दिखा रही है, यहाँ पे ये दिखा रही है आपके लिए शश नाम का एक राजयोग। ये पोजीशन आना शनि का यहाँ पर 4थे भाव से, ये लोगों के बीच में अपनी एक पोटेंशियल दिखाने की क्षमता रखता है। इस शनि के कारण ही ये इंसान पूरी की पूरी चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये अकेला इंसान एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये शनि है, अपने इस भाव में बैठा हुआ, 4 नंबर की जो आपकी 10 नंबर की राशि है, 4था भाव है, यहाँ पे बैठा हुआ शनि कोशिश करता है कि जहां पे मैं हूं वहां की चीजों को मैं बेहतर करूं। इसीलिए ये एजुकेशन के सेक्टर को ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं। जो इनका सूर्य है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट था, वो देख लीजिए 8th हाउस में बैठा है, जुपिटर के साथ आके बैठा है। और जुपिटर यहाँ पे फिर विपरीत राज्यों कंडीशन होगी, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड होके यहाँ पे आया है। ठीक है, 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड होके यहाँ पे आया है, इसलिए ये चीजों को बदलना चाहते हैं। 8th हाउस, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे सूर्य बैठा है। सूर्य जब भी 8वें में बैठेगा, मैंने आपसे कहा था कि वो बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करेगा और अच्छी चीजों को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये इंसान वो भी करता है। इसके साथ साथ जो चंद्रमा आप देख रहे हो, चंद्रमा चला गया है 12th में, तो कहीं ना कहीं जो स्टेटस है, यहां तक तो वो एक बिल्कुल किस्मत और लगन की कुंडली में वर्गोत्तम था। हम दशमांश में देखें तो वो विदेश से कनेक्ट हुआ है, इसीलिए इस इंसान का स्टेटस जो है वो विदेश तक पहुंचा हुआ है। फिर देख लीजिए, 8th हाउस का लॉर्ड है वीनस, जो कि 1st हाउस का भी लॉर्ड है, लेकिन वो कनेक्ट हुआ है आपके 12th हाउस में। यहाँ पे ये नीच का दिखता है, ठीक है, लेकिन ये विपरीत राजयोग कंडीशन है। ठीक, जितना इनोवेशन होता जाएगा उतना ही सक्सेस आगे बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ विपरीत राजयोग में इसको हम नीच भंग की भी कंडीशन लेते हैं। मर्क्यूरी के साथ, जो कि वहां उच्च का है, उसके साथ आके बैठ गया, और ये तीनों ही शुभ ग्रह हैं, मर्क्यूरी, वीनस एंड चंद्रमा। मैंने कहा था ना कि बिजनेस वाले साइड में जब आते हैं तो हमें इनका सपोर्ट होना चाहिए। तो ये है इनकी वाणी वाला राज, कि ये अपनी बातों से किस तरीके से लोगों को पूरी तरह से अट्रैक्ट कर पाते हैं। क्योंकि जो ये प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन को तो सेल्स कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरा ये काम कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में चीजों को बदलने के लिए, उसमें इंसान की वाणी दूसरे के ऊपर अपनी छाप छोड़नी चाहिए, वो हमें यहां से देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। आपको ये नहीं देखना कि बस 8th हाउस और कोई भी कहीं जाके बैठ गया तो हम परेशान हो रहे हैं कि 6, 8, 12 मतलब जिंदगी खराब, ऐसा नहीं। हो सकता है कि आपके अंदर जो दूसरा प्लैनेट्स है, जैसे इनका स्ट्रॉन्ग सूर्य है, इनका मिड पॉइंट लॉर्ड राहु है, ऐसे वो ग्रह अगर ठीक बैठे हैं तो आपकी लगन जितनी मजबूत है, आपका थॉट प्रोसेस जितना मजबूत है, उतने ही स्ट्रांगली आप किसी काम को कर सकते हो। 6, 8, 12 को लेके इतनी भ्रांतियां फैला दी गई हैं कि इंसान उसके बारे में सुन के डर जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब तक 6, 8 और 12 अपने दम पे कुछ करने पे नहीं आएंगे, तब तक चीजें बदलेंगी कैसे। ट्रांसफॉर्मेशन ये दे सकता है, कर्जा ये दे सकता है,
और खर्चा ये करा सकता है। बिना खर्चे की जिंदगी चल नहीं सकती, बिना बदलाव की जिंदगी अगर चलेगी तो वो किसी काम की नहीं है, और बिना कर्जे के कोई बड़ा रिस्क इन्वेस्टमेंट किया नहीं जा सकता। इसलिए 6-8-12 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरे हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरे हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशन और स्टेटस को देखने जाओगे तो 12th हाउस आपके स्टेटस के लिए करेज होता है, तीसरा है। 8वां आपके स्टेटस और करेज के लिए गेन्स होता है, और ये जो है ये आपकी किस्मत होती है। पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था, इसमें भी फिर से देख लीजिए, 6th हाउस को मैंने जोड़ा था कि ये बताएगा एक्चुअल में आपका क्या कर्मा होगा किस्मत का, क्योंकि यहां से 10 है और आपकी जो कर्म है उसकी किस्मत है। यहाँ का स्वामी जुपिटर कहाँ कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे आके 8th हाउस में। तो इंसान कर क्या रहा है, एजुकेशन, जुपिटर का डोमेन एजुकेशन, और उस सेक्टर में चेंज करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले घर से साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी फाउंडेशन जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन क्योंकि ये हिडन हाउसेस हैं, इसीलिए ये जो काम कर रहे हैं ये प्रचार में नहीं आता, ये इतने टीवी पे नहीं आते जैसे कि बाकी लोग आ जाते हैं कि काम तो जरा सा करेंगे लेकिन वो बड़ा दिखा देंगे। लेकिन जब हिडन हाउसेस काम करते हैं ना तो इंसान अपने आप को बड़ा नहीं बनाता, वो शांति से अपने काम करता रहता है और धीरे धीरे उसके काम पूरी की पूरी जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। और यही कारण है कि जितने भी लोगों में 8th हाउस कहीं से भी इंपैक्ट करता है तो वो दूसरों की जिंदगियों को बदलने के लिए रिस्क ले जाते हैं, और ना सिर्फ कि खुद कमाते हैं बल्कि दूसरों को भी कमाने के लिए एक जरिया प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपको जन्म से मिलती है, ये किताबों से पढ़ा के ये करेज पैदा नहीं किया जाता। धन्यवाद।